नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया मंथन कोरोना का नया अंक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना ने आज 6,97,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और कोई ताज्जुब नहीं कि कल सुबह जब हम उठें तो ये आंकड़ा हमें 7 लाख क्रॉस किया हुआ यकीनन मिलेगा। मौतें 19,000 क्रॉस कर चुकी हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ यही देती है कि इनकी रिकवरी रेट भी अच्छी है, तो करीब 4 लाख से भी ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो शायद इसकी वजह हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली रही होगी। मंथन कोरोना के आज के अंक में हम जिस फील्ड को टच कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को टच कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री से हिंदुस्तान की सिर्फ बात करूं तो करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो 6 करोड़ लोग जिनके लिए ये इंडस्ट्री कोई प्रोफेशन नहीं है, एक नशा है जो शायद उनके जान के साथ, उनके जीवन के साथ ही नशा उतरेगा। तो वो किसी दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से कहीं ज्यादा निर्भर है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि उनके लिए पैसा कमाने से कहीं ज्यादा था अपनी भावनाओं को, अपने आप को व्यक्त करने का तरीका। 6 करोड़ आबादी, अब सोच के देखिए, बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं थिएटर की बात करूं तो थिएटर हमेशा ही एक आंदोलन, एक क्रांति में सूत्रपात करने के लिए माकूल जगह रही है। यहाँ से जब भी नई बातें लेकर आनी रही हैं तो थिएटर का सहारा हमेशा लिया जाता रहा है और थिएटर ने अलग अलग तरीके से हल्ला बोल किया है। आज फिर युग बदलने का आता है। ये तय है कि आज का जो दौर हम लोग देख रहे हैं उसे कोरोना से पहले और कोरोना से बाद के दौर की तरह याद किया जाएगा। ये युग परिवर्तन की घटना जैसी है। तो युग परिवर्तन में समय के बदलने के साथ साथ आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। मुश्किल इंसान के लिए ये होता है कि वो अपनी आदतें बदले, और अब समस्या ये है कि हमने अपनी आदतों को उस तरह से ढालना शुरू कर लिया है और उससे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारे अंदर एक अलग तरह का भय पैदा हो गया है कि आगे होगा, और ये भय निराधार भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई समाधान दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भय हमें अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ले रहा है। तो आज के मैं शो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं उन लोगों का, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जिन्होंने थिएटर को अपनी जिंदगी दी है, उससे जुड़े हैं। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि थिएटर इन लोगों के लिए नशा है जो इनके जीवन के साथ नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा सरताज नारायण माथुर जी का, जो जवाहर कला केंद्र के पूर्व निदेशक भी रहे हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। इनके हाथ के नीचे से बहुत से तराशे हुए हीरे निकले हैं। मैं तारुफ करवाना चाहूँगा राजेंद्र सिंह पायल जी का। राजेंद्र पायल जी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, इसके साथ साथ में ही ये उस रंगशाला का निर्माण भी करते हैं, उन ऑडिटोरियम को भी बनाते हैं जहाँ पर ये रंगकर्म किए जाते हैं। तो इनका अनुभव ऑडिटोरियम के निर्माण से लेकर ऑडिटोरियम में होने वाले जो प्ले हैं उनके मंचन तक पूरा रहता है। साथ ही साथ में मैं अभिवादन करता हूं अर्चना श्रीवास्तव जी का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर हेड हैं ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट की। आप लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल है सरताज नारायण माथुर जी से लेना चाहूँगा। सरताज जी, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि थिएटर का हाल कैसा है तो बेमानी होगा, गैर वाजिब होगा। तो मुझे ही बता कि थिएटर का हाल क्या है। थिएटर से जुड़े हुए लोग, रंगकर्मी लोग अभी मुश्किल के हालात में हैं। जैसे कि मैं कहूँ तो भूखों मरने की नौबत भी आई हुई है उसके साथ में। तो मेरा सवाल ये है कि आने वाला कल थिएटर का कैसा होने वाला है? थिएटर हमेशा से मुसीबतों में से निकलता रहा है। हर दौर में थिएटर पे कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, और वो हमेशा उससे निकल करके आगे बढ़ता रहा है। आने वाला दौर भी अच्छा होगा, हालांकि अभी थोड़ी परेशानी है। और अगर मैं कहूँ तो ये कोरोना वाली बात आपकी है, इससे पहले भी थिएटर में थोड़ी सी रंगकर्मी में बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन उसको हम लोग आगे उसको ओवरकम करते, उसको सीनियर लोग आगे बढ़ करके जो जूनियर लोग सफर कर रहे थे या इस तरह के नाटक हो रहे थे बहुत ज़्यादा ग्रांट्स की वजह से या इसकी वजह से, जिसकी वजह से नाटक की स्थिति ठीक नहीं थी, गिर रही थी, उसको ठीक करते तो बीच में ये झगड़ा आ गया। अब इससे निपटने के लिए लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा लोग, वहाँ डिप्रेस भी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। हर तरह से ऑनलाइन भी सब तरह से करके देख लिया, लेकिन किसी तरह से बात बनती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है हमारी जो सामूहिक, जब तक कि सब लोग नहीं जुड़ते, जब तक कि ग्रुप नहीं जुड़ता, ग्रुप एक्टिविटी है, जब तक कि ग्रुप के लोग नहीं जुड़ पाते हैं तब तक ये एक्टिविटी होती नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इसको भी ओवरकम करेंगे और आगे का भविष्य अब नाटक का तो अच्छा ही रहेगा। कितने ही झगड़े हों, कितनी मुसीबतें आई हों, नाटक हमेशा उससे निकल करके आगे बढ़ता रहा।
बड़ी खूब बात रही सरदार नारायण माथुर जी ने कि रास्ता खुद ब खुद चुन लिया जाएगा, जिंदगी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेगी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक सवाल उठा दिया कि सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऑनलाइन होने के दौरान में थिएटर कैसे रहेगा? जब पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन से जब पेजर हुए, फिर मोबाइल हुए, तो जाहिर सी बात है कि इनका नाम भी बदलते गए और उनकी कार्यशैलियां भी बदलती चली। तो इस सवाल को लेके मैं जो व्याख्याता हैं, जो कि सही मायने में ड्रामेटिक्स को एक विषय के रूप में पढ़ाते भी हैं, मैं अर्चना जी से सवाल लेना चाहूंगा। अर्चना जी, क्या लगता है कि अगर सारी चीजें ऑनलाइन होगी तो थिएटर कैसे रहेगा? क्योंकि तो मूवी और एपिसोड कहा है, टीवी एपिसोड कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समस्या है इसमें, ये विधा जीवंत विधा है और इस जीवंत विधा में एक रंगकर्मी का भी सक्रिय होना बेहद जरूरी है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बार बार आभास होता है कि वर्चुअल मीडियम बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई बेसिक जो कहते हैं आत्मा, वो कहीं नगण्य होती रहती है। हम पूरी तरह से तकनीक समर्थक हो जाते हैं इस रूप में, और साथ साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो एक मुझे लगता है एक रंगकर्मी होने के नाते मैं महसूस करती हूँ, ये टीम वर्क है। और टीम वर्क होने के नाते जब हम लोग यहाँ कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने बात करते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं दूर छूटती नजर आती है, जो एक साहचर्य की भावना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की भावना, और बिल्कुल शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तौर पे साथ होते हुए जब हम काम करते हैं, उसकी जो शक्ति है वो इन साधनों से मैं कदापि नहीं पाती। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत दिक्कत में हैं इस वक्त, उन्हें, क्योंकि ये व्यवहारिक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत बड़ी ये बात है कि हम लोग अकेले बैठ के इसको संवर्धित कर सकते, आगे ले जा सकते, और कुछ नहीं होता। तो सही बात है आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। आपने बहुत ही शानदार सा और एक सुदृढ़ सा पक्ष रखा कि जाहिर सी बात है कि थिएटर संवेदनाओं का और एक वाइब्रेशन को फैलाने का मामला है। मूवीज में और थिएटर में, मूवीज और थिएटर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मूवीज में आप अपनी वाइब्रेशन को डायरेक्ट जो ऑडियंस तक नहीं ले पाते हैं, जबकि थिएटर में कलाकार अपनी बातों को, अपनी वाइब्रेशन को, जो उसकी हीट वहाँ पे जनरेट की, उसको डायरेक्ट ऑडियंस तक देती है। और यही फर्क होता है थिएटर में और एक मूवी में, कि जब थिएटर देखिए आदमी निकलता है तो एक नशे में झूमते हुए इंसान की तरह निकलता है, जबकि मूवी से निकलने वाले आदमी में एक अलग तरह का है कि वो एक एंजॉय करके निकलता है। तो बड़ी सही सी बात है कि थिएटर रगों में बसता है, और सोशल डिस्टेंसिंग ने बड़ी समस्या भी कर दी है, तो उससे भी परेशानियां तो आएंगी। अगले सवाल को लेकर मैं राजेंद्र पायल जी से रूबरू होना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपने ऑडिटोरियम बनाए हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी ऑडिटोरियम बनाए जाते हैं, कोई भी नाट्यशालाएं बनाई जाती हैं, तो उनके पीछे सीट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कितनी सीट रखी जाए जिससे कि इस ऑडिटोरियम का खर्चा निकल कर आएगा। अब समस्या ये भी आ रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं स्कूल्स में भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों को आधा आधा करके बुलाया जाए, कि 50% एक दिन बुलाया जाए, 50% अगले दिन बुलाया जाए। कई जगह तो ये भी देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि 1/3 तक भी बच्चों को बुलाया जाए। अगर यही सेम बात अगर एप्लीकेबल होती है थिएटर के ऊपर, ऑडिटोरियम के ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो जाहिर सी बात है जैसे कैपेसिटी 600 थी, वहीं पर आपके पास लिमिटेशन हो जाएगा, 300 से ज्यादा को एंट्री नहीं दे सकते। समस्या अब जो खड़ी होगी वो होगी फाइनेंशियल की। जाहिर सी बात है कि पहले ही थिएटर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था, कि वो 600 की जो टिकट बेचने के लिए 100 रुपए, 50 रुपए, 10-20 रुपए में बेचना बड़ा मुश्किल होता था। अब वही सीट आपके पास सिर्फ 300 बची है। ऑडिटोरियम का खर्चा कम नहीं हुआ है, ऑडिटोरियम अपने नियत खर्चों के साथ में है, और सीट आधी हो गई है। तो ऐसे के अंदर इस वित्त को मैनेज करने के लिए क्या नए रास्ते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि थिएटर जो एक्चुअल माध्यम है, उसको जैसे अर्चना जी कह रही हैं, उसको वर्चुअल माध्यम से दिखाना तो मुश्किल है, और वो मजा भी नहीं आता और वो इम्पैक्ट भी नहीं आता। अब रही बात कि थिएटर को थिएटर के तरीके से ऑन स्टेज हम कैसे कर रहे हैं, ये कोरोना की जो प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बारे में, ये एक टेम्परेरी फेज है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हमेशा के लिए जीवन ऐसा हो जाने वाला है, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन समस्या कोरोना की नहीं है सर।
समस्या यहाँ पर आदतों के बदलाव की है। जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि इसको भय को लोगों ने दिलों में बैठा लिया है, लोग आदतें बदल रहे हैं, और वो आदतें अगर उनकी जीवन में शुमार हो गई 4-6 महीने और अगर इस तरह का माहौल चल गया और लोगों ने उसी तरह से आदतें बदल ली कि बाहर निकलते ही हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, घर से आते जो भी हम बदलाव आजकल देख रहे हैं, वो होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वो डर, वो भय हम एकदम से निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर आपकी बात को पूरी तरह से मान भी लिया जाए कि हम दिसंबर तक, मैं मान के चलता हूँ दिसंबर तक इनका समाधान हो भी जाएगा, वैक्सीन भी आ जाएगा, तो भी ये डर तो नहीं रहेगा ना। तो उस केस के अंदर ये समस्या तो रहेगी। तो किस तरह से इनका आप देखते हैं? नहीं, देखो, जिस तरीके से ये नई आदत आई है, कितने वर्षों बाद ये चीज शुमार हो रही है हमारे जीवन में, उस तरह से वो आदत भी बहुत जल्दी लोग भुला देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं थिएटर के आप वाले पक्ष पर इस बात पर आता हूँ कि मान लीजिए 500 सीटें हैं, उसमें हम 250 दे पाते हैं या 200 लोगों को बुला पाते हैं, एक सीट छोड़ के एक सीट पर बैठाते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है। क्योंकि थिएटर में यह सत्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत कम ऐसे प्ले होते हैं जहां 500 की सीटें होती हैं और 500 के 500 ऑडियंस आते हैं। जो बहुत छोटी रंगशालाएं हैं जहां ऑलरेडी 100 लोग बैठ पाते हैं, 200 लोग बैठ पाते हैं, 250 लोग बैठ पाते हैं, वहां ऑडियंस पूरी हो पाती है। तो ऑडियंस तो वैसे भी थिएटर में अनुपात के हिसाब से देखें तो बहुत समय से कोरोना के डिस्टेंसिंग का पालन अननोइंगली कर ही रही है। जहां 600 की कैपेसिटी वाले लोगों का ऑडिटोरियम है, वहां 250 से 300 ही लोग आते हैं। हम बहुत कम लोगों को इससे जोड़ पाते हैं। पर होप फॉर गुड, एक अच्छे की हम कामना करते हैं। और मैं फिर आपको इस बात के लिए पुरजोर कहना चाहूंगा, कोरोना जितना भयावह है उससे अधिक इसको मीडिया ने बना दिया है। बिल्कुल सही। एक रंगशाला का नाम नहीं लेता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जयपुर की सबसे प्रसिद्ध रंगशाला जो हम आर्टिस्टों का आश्रय है, मैं कहना चाहता हूं वहां आप जाकर देखिए कभी कि 750 की सीटिंग कैपेसिटी में कितने लोग वहां आते हैं। तो वो तो कोरोना का बहुत लंबे समय से पालन कर रहे हैं बेचारे, बिना कुछ कहे। आप 2-2 सीट छोड़ के बैठाइए ना लोगों को। नाटक हम अच्छा करेंगे तब ये बात आएगी कि साहब अब इतने लोग आने लग गए और ये बातें होने लगी। टिकट और इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नाटक होता है, लोग 1000 रुपए का टिकट लेते हैं, 3000 रुपए का टिकट लेते हैं। जयपुर के अंदर बेचे हुए हैं 3000 टिकट, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बहुत, मतलब आपकी बातें कहीं न कहीं आश्वस्त करती हैं कि हमें इतना भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, इतना भयाक्रांत होने की क्या जरूरत है। लोग बड़े परेशान हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, फलानी हो गई। मैं कहता हूँ अरे भाई, कोई तूफान नहीं आया, कोई चक्रवात नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट नहीं हुआ। फैक्ट्रियां वहाँ की वहाँ लगी हुई हैं, घर वहाँ के वहाँ बने हुए हैं, सड़कें रेलवे वहाँ की वहाँ है। अब के यूं समझ लो कि कुछ छुट्टियां हमारी 2 महीने 4 महीने बड़ी हो गई, हम वापस दुगने उत्साह से काम में लगेंगे। सरताज जी को देखिए ना, इस उम्र में भी किस उत्साह से काम में लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लग सकते? क्यों नहीं लग सकते? सरताज जी तो हम सबके आदर्श हैं। हाँ? सही बात है, सही है। बिल्कुल सही है। मैं इस जमाने में रंगकर्मियों की बात कर रहा हूँ जो इस कोरोना के जमाने में भी नाटक करने का साहस कर रहे हैं। ये आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभिषेक मुदगल 11, 12, 13 को 3 दिन नाटक कर रहे हैं। इसमें 10 तो ऑडियंस होगी, 20 एक्टर्स होंगे, टोटल 30 इनवाइटीज होंगे। 50 शादी के लिए अलाउड है। उन्होंने परमिशन ली है इस बात के लिए कि 30 एक्टर्स, मतलब 30 लोग जमा हो सके। और वो यहाँ पर इस पीरियड में भी नाटक कर रहे हैं। एक खुली जगह उन्होंने ली है, उस खुली जगह ने इस तरह से प्लेसिंग करी है कि वही मास्क यूज किया जाएगा, वही डिस्टेंसिंग सारा यूज किया जाएगा, और उसी तरह से सारे कलेक्टर्स को बिहेव करवाया जाएगा कि वो उनको ये फीलिंग आए कि वो उसी एक्चुअली नाटक देख रहे हैं जैसे ऑडिटोरियम में देख रहे हैं। वो करने की कोशिश कर रहा है रंगकर्मी। ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 10 आदमियों की टीम होगी, 10 आदमियों की। बिल्कुल सही बात है। ये सलाम है इस साहस को कि रंगकर्मी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि रंगकर्मी हमेशा निर्भीक रहे हैं, निडर रहे हैं और हर आंदोलन के लिए नए सूत्रपात करने के लिए तैयार रहे हैं। सरकार माथुर जी, मैं आपसे से अगला सवाल लेकर आना चाहूंगा। सरकार ने कोरोना के दौरान कुछ सुविधाएं देने का वायदा किया कि रंगकर्मियों को हम लोग ये सुविधाएं देंगे, कुछ एक फिक्स अमाउंट देने की बात भी कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप अपने वीडियोज वगैरह
बना के भेजिए, हम उनमें सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद में हम आपको कुछ मानदेय वगैरह देना शुरू करेंगे। हमेशा की तरह होता है कि सरकारी योजनाएं लंबित रह जाती हैं, ये योजना भी लंबी चल रही है, लेकिन यहाँ पर इसका लंबित चलना लोगों के जीवन पर समस्या बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो थिएटर कर्मी है, रंग कर्मी है, किस तरह से इस चीज के ऊपर हल्ला बोल करने वाले हैं? उन्होंने क्या सोच रखा है कि इसका कैसे निजात पाएंगे समस्या से? क्या सरकार कोई किस तरह से मुलाकात करने की सोच रही है, क्या सोच रही है आप लोग? देखिए, इसके ये सोचना कि रंगकर्मियों को आप आर्थिक सहायता दे देंगे, थोड़ी थोड़ी दे देंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल रंगकर्मी है कौन। रंगकर्म करने वाले एक्चुअल लोग जो है वो डिफरेंट है, पायल जो है वो डिफरेंट है। पायल जैसे लोग जो काम कर रहे हैं या जो और लोग जो सीरियसली जो लोग काम कर रहे हैं वो इस पैसे के लिए नहीं कर रहे। लोग आज जयपुर में 30-25 तो रेफरसीज कर रही हैं, जो रेफरसीज में रेगुलर लोग काम कर रहे हैं, जिनको भी पैसा मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ थिएटर कहाँ है? कौन से लोग हैं जिनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एक्टर्स हैं जिन जो भूखे मर हैं? किसका पेट भर रहा था थिएटर से पहले? पायल जी ने बता तो दिया आपको कि उस ऑडिटोरियम की जो इतना 700 का ऑडिटोरियम है, वहाँ 70 आदमी नहीं होते थे, और वो भी जो होते थे वो इन्वाइटीज होते थे, आपके मेरे रिश्तेदार होते थे। मैं नाटक कर रहा हूँ तो अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है, वो लिहाज करके आपका 20 रुपए का 50 रुपए का टिकट ले लिया, वरना कोई खर्चा नहीं निकलता। किसी का भी पेट रोटी इससे नहीं चल रही थी। ये कहते कि थिएटर से रोटी अभी मिलना बहुत मुश्किल है, जब तक कि रंगकर्मी खुद इस लायक नहीं बनाए थिएटर को कि लोग टिकट खरीद के नाटक देखने आए। जिस दिन आदमी को प्रेशराइज होगा कि जिसके लिए कि दुनिया कैसी हवा करती है, वो नाटक देखना चाहिए। उसको देखने के लिए जब रंगकर्मी पैसा खर्च करेगा, देखने वाले दर्शक पैसा खर्च करेंगे, तब रंगकर्मी को रोटी मिलेगी, वरना रोटी नहीं मिलेगी। सिर्फ आप ये चाहें कि ग्रांट ले लिया आपने, 25,000 रुपए की ग्रांट ले ली, 10 लड़कों को जमा कर लिया और नाटक करवा लिया है और ये कर लिया, इससे नाटक नहीं होगा। इस नाटक की स्थिति गिरती जा रही है, जो मैं आपको बता रहा था। ये तो जब तक कि ये सीरियसली इस नाटक को सीरियस लोग जो लेकर के नहीं करेंगे। अब मैं तारीफ करता हूँ अर्चना श्रीवास्तव बैठी है, उनकी वजह इसलिए नहीं कि आज मुझे जब मैं डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड देखता हूँ, जब बच्चों की परफॉर्मेंसेज देखने जाता हूँ, जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बच्चे करते हैं, तो देख करके खुशी होती है, संभावना दिखती है कि हाँ थिएटर के लिए इन बच्चों में संभावना है, ये थिएटर को आगे ले जाएंगे। ऐसे ही पायल जी बैठे आपके साथ, हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लोग इस तरह के जो 10-20 का यहाँ पे वर्कर्स हैं, भट्ट परिवार का काम कर रहा है, इस तरह से बहुत सारे जो रंगकर्मी सीरियस काम कर रहे हैं। जब तक वो सीरियस काम करने वाले काम नहीं करेंगे, तब तक ऑडियंस नहीं आएगी, और ऑडियंस जब तक टिकट लेकर नहीं आएगी, तब रंगकर्मी का पेट नहीं भरेगा। आप ग्रांट दिलवा दीजिए 1,500-200 रुपये, कुछ नहीं होगा, गलत लोगों के पास जाएंगे, कुछ लोग गलत लोग ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। रंगकर्मी तब भी अलग ही रह जाएगा, वो अपना बेचारा काम करता ही रहेगा। तो इसलिए ग्रांटों से कुछ होने वाला नहीं है, मिल जाएगी, ठीक है। इस वक्त जरूरत है, किसी भी रूप में मिले, किसी वजह से भी मिले, किसी भी तरह से मिले, किसी को जो भी सहायता मिल सकती है वो अच्छी बात है, सरकार दे रही है तो हम स्वागत करेंगे इसका। बहुत इतना बड़ा सत्य कहने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, और जाहिर सी बात है ये किसी रंगकर्मी में ही इतना साहस हो सकता है कि वो इतनी निर्भीकता से इतनी बात कह पाए कि हमें गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना होगा। अगर हम लोगों ने ये बात सोच ली कि सरकार हमें देगी तो सरकार हमारा पेट नहीं भर सकती, वो हमें थोड़ा बहुत फंड दे भी देगी तो वो जीवन भर काम आने वाला नहीं। जब तक कि जैसे अभी राजेंद्र पायल जी ने भी यह जिक्र किया कि पहले भी थिएटर तो कोरोना के नियमों का पालन कर ही रहा था। 700 ऑडिटोरियम में 300 लोग आते थे, 500 में 200 लोग बैठे रहते थे, तो बोले ये तो पहले से अनुपालना चली आ रही थी। तो मैं राजेंद्र जी इस सवाल को लेकर आप इससे मुखातिब होना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि पहले भी जो रंगशाला है, जो थिएटर है, वो इस दंश को झेल रहा था। गुणवत्ता की कमी कह लीजिए या फिर प्रचार प्रसार की कोई कमी रही होगी, जैसा भी रहा होगा। हो सकता है कि मूवीज आई या फिर और जो साधन ऑनलाइन साधन आ गए, उससे लोगों का इंटरेस्ट भी स्टैंड हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपने बताया कि थिएटर तो पहले से ही कोरोना के नियमों का पालन कर रहा है, तो आगे ये कोरोना के नियम उसके जीवन से खत्म हो जाए, उसके लिए उन गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या नए उपाय किए जाने चाहिए रंगकर्मियों द्वारा? अब एक तो जो नए लोग थिएटर में आ रहे हैं उनको ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है डायरेक्टर्स के थ्रू भी कि देखिए आपको थिएटर करना है तो इसको सीरियसली करें और इसका विधिवत पहले अध्ययन करें।
देखिए, एक आदमी डॉक्टर बनता है, 5 साल पढ़ाई करता है, लेकिन 1 साल वो किसी न किसी कुशल डॉक्टर के साथ में काम करता है। अगर वो किताब पढ़ के ऑपरेशन कर दे तो वो तो कईयों को हम लोग पहुंचा। एक वकील 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद में वो 1 साल किसी न किसी कुशल वकील के साथ में जाके तब फाइलें लगाना सीखता है, वरना वो तो 323 में ही फांसी का ऑर्डर करवाते हैं। तो हम लोगों को रंगकर्म में भी इस बात को देखना होगा, और पढ़ने के साथ में रंगकर्मियों को भी ये सोचना होगा कि जब हम कोई अच्छा नाटक अगर करना चाहते हैं और अच्छे रंगकर्मी बनना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ा उतना पढ़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट है, अर्चना जी जान से लगी हुई हैं, पढ़ा रही हैं, पढ़ाने के साथ वो भी प्रैक्टिकल करा रही हैं कि ऐसे नाटक होगा, बच्चों से करवा रही हैं, बाहर के एक्सपर्ट से करवा रही हैं। तो ये स्वभाव में लाना होगा रंगकर्मियों को कि मैंने एक नाटक में हिस्सा लिया और अब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, मुझे कुछ योग्य लोगों के साथ में काम को पहले जानना और सीखना होगा। मैंने बहुत वर्षों तक केवल अभिनय किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई डायरेक्शन में। मैंने सरताज जी सर को बहुत वर्षों तक डायरेक्शन करते हुए देखा और मैं बैठा रहता था उनके चरणों में और उनको सिर्फ देखता रहता था कि ये कैसे हो रहा है, कैसे ये किया जा रहा है। तो सर ने जो जो बातें बताई वो सब जानी सीखी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर गुणवत्ता बढ़ानी है तो योग्य व्यक्तियों के साथ में हमें नाटक को करने से पहले उसको असिस्ट करना होगा, सीखना होगा। फिल्म में भी आज FTII के अंदर कोई खाली पढ़ के कोई आदमी सीधा नहीं लग जाता है, वो आता है। जो अनपढ़ लोग हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कि आसिफ साहब का नाम अपन ले गए, तो वो अनपढ़ लोग थे, लेकिन जो वहां से डिग्रीधारी थे वो उनके पास में काम सीखते थे कि साहब मुझे डिग्री का गुमान नहीं है, मैं प्रैक्टिकल अनुभव करूंगा, मैं इसको करके देखूंगा, तब मैं कोई अच्छी चीज बना पाऊंगा। तो ऐसा का ऐसा हमें थिएटर में करना होगा। सौभाग्य से कुछ बहुत अच्छे ग्रुप हैं, वो अब ऐसा काम कर भी रहे हैं, और कुछ लड़कों में भी ये जिज्ञासा है कि हम काम को पहले सीखें और फिर करें। लेकिन कुछ लोग हमेशा जो झोला छाप काम है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि ये किताब हमारे यहाँ ही मिलती है हिंदुस्तान में ही कि 30 दिन में सफल डॉक्टर कैसे बने, तो हमारे यहाँ मिलती है। तो वो नाटक में भी चालू है कि एक नाटक को किए बिना भी आप सफल डायरेक्टर और रेपेटरी चलाने वाले कैसे बने। तो वो तो दंश हमें झेलना ही पड़ेगा। आपने इसीलिए नाटक तब तक स्ट्रगल करता रहेगा जब तक कि पायल जी ने बताया लोग बाग इसीलिए नाटक नहीं करेंगे और दर्शक टिकट खरीद कर नाटक देखने नहीं आएगा, रंगकर्मी भूखा ही मरता रहेगा। सही बात है, सही बात है। आपको इस ऐसा करना पड़ेगा कि लोग टिकट खरीदें और नाटक देखने आए। और उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए जरूरी है किसी न किसी को गुरु बनाया जाए और गुरु ऐसा योग्य हो। और जैसे भी पायल जी ने कहा कि उनके चरणों में बैठकर उसे सीखी जाए, उसे शिद्दत के साथ में, उसे ईमानदारी के साथ में सीखी जाए कि मुझे कुछ ग्रहण करना है, ना कि इस तरह से कि बस मैं अभी 30 दिन में किताब पढ़ ली और अब मैं तो क्षेत्र का ज्ञाता हो गया हूँ। यानी यहाँ पर गुरु की महत्ता का सवाल खड़ा हो गया है। तो मैं अगला सवाल लेके अर्चना जी किससे मुखातिब होना चाहूंगा। अर्चना जी, आपसे मेरा जो सवाल है घूम फिर कर यहाँ पर ही आके रुकता है। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि गुरु की महत्ता नए विद्यार्थियों को स्वीकार करनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन की, इस टिकटॉक वाली दुनिया में या फिर एक जो अंगूठे वाली दुनिया के अंदर धसते पीछे छूटी जा रही है। हर आदमी को लगता है, जैसे पायल जी ने बड़ी खूबसूरत शब्दों में बहुत बड़ी बात कहती है कि लोगों को लगता है कि 30 दिन में हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम 15 दिन के अंदर वैज्ञानिक बन सकते हैं, या फिर 21 दिनों के अंदर हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। और रही सही ऐसे ही बातों से प्रेरित होकर लोग रहा सहा उस कोड में खाते काम कर रहा है ऑनलाइन, है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि किसी को जरा सा आया और उसने बनाया और ऑनलाइन पे डाल दिया, तो अब तो रोकने वाला कौन है। और संयोग से उसका अगर फ्रेंड सर्कल बड़ा है, नेटवर्क बड़ा है, तो उसको लाइक्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो लाइक्स अच्छे मिल गए तो इसका मतलब स्टार भी अच्छा बन जाता है, वो थोड़ा पैसा लगा। तो यहाँ पर राजेंद्र जी वाली बात बहुत अक्षर सत्य भी होती है और उसकी जरूरत बहुत ज्यादा नजर आती है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि तो ऑनलाइन की दुनिया के अंदर इस गुरु की जो महत्ता है उसको किस तरह से बरकरार रखा जाएगा, किस तरह से ऐसे क्या नए काम किए जाएं या क्या नए चेंजेस लेके आए जाएं कि विद्यार्थियों के मन में ये विश्वास पैदा हो कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो 30 दिन में पढ़कर थिएटर तो नहीं सीख सकते, क्योंकि थिएटर वाइब्रेशन का खेल है और वाइब्रेशन डालने में वक्त लगता है। क्या लगता है? इसीलिए मैंने पहले कहा कि ऑनलाइन रंगकर्म थोड़ा असंभव प्रतीत होता है, और ये काम हो सकता है इस दौरान कि इस तरह के व्याख्यान हम लोग
या कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो वॉइस, स्पीच, एक्टिंग की बेसिक्स हम लोग डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसको हम ऑनलाइन जनरेट करें, जो कि मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में कर रही हूँ। अपने जो विद्यार्थी हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है अभी ऑनलाइन के जरिए ही आगे बढ़ रहा है, और जो शारीरिक तौर पे प्रस्तुत नहीं हो सकते विद्यार्थी, सब बाहर हैं अपने अपने घरों में, तो वहीं पर उनके साथ एक वर्चुअल मीडियम के तहत हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं और उनकी तमाम जिज्ञासाओं को हम शांत करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि सरताज सर ने कही कि टिकट खरीद के लोग आए, तो टिकट खरीद के तभी आएंगे जब हम प्रोफेशनल थिएटर सामने रखेंगे। और प्रोफेशनलिज्म मैं मानती हूँ पैसे से नहीं आता, प्रोफेशनलिज्म क्वालिटी से आता है, जो कि अभी राजेंद्र जी ने भी इस बात को रेखांकित किया है। जब तक हम लोग एक क्वालिटी नहीं देंगे, एक गुणवत्ता नहीं देंगे हमारे प्रोडक्शन में, अपने काम में, तब तक वो ना तो टिकट बिकेंगे बल्कि खाली पड़ा रहेगा हॉल, और वो 2-4 लोग और वो दरी उठाने वाला सबसे आगे बैठेगा कि कब ये खत्म होगा, कब मैं दरी उठने जाऊंगा। हाँ, ये स्थितियां आई हैं पिछले काफी समय में। दूसरी चीज, आज जब पूरा समाज, पूरा विश्व एक विघटनकारी दौर से गुजर रहा है, कोरोना से भी पहले की बात कर रही हूँ, जिसमें संस्कार नाम की चीज खत्म हो रही है, मूल्य ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, हम किसी को अपने सिवा तवज्जो नहीं देते। मैं ही ब्रह्म हूँ, अगर हम इन चीजों के समर्थक हैं तो साहब माफी चाहती हूँ ये कहते हुए कि कोई भी बड़े से बड़ा गुरु उसको, व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो पहले ही इतना भरा हुआ है, उसके अंदर इतना मैं है। ये जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक वो ना तो गुरु चरण स्वीकार करेगा, ना वो गुरु की दी हुई सीख स्वीकार करेगा। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं जो अपने बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनकी जो जिंदगी है उस पर बात करती हूँ। जिंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत संस्कार कभी नहीं देते सब, लेकिन ये बाहर का कौन सा ऐसा माहौल है जो उन पे इस कदर हावी हो जाता है कि वो संस्कार भूल के भटकाव की जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। तो जब तक हम निज में अपनी उन चीजों को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये कोरी बातें और कोरा दिखावा रहेगा। मैं चाहती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम जब बात कर रहे हैं कि थिएटर एज अ मीडियम फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे इश्तिहार जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि पर्सनालिटी क्या सिर्फ बाहरी, पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका अंतर। जिस दिन आपका अंतर बिल्कुल धुल गया, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, ऐसा नहीं आएगा नहीं, लेकिन उसको हम चेक करके उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। सही बात। ये अभ्यास जब हम करने लगेंगे तो सब चीजें हम बखूबी तरीके से ग्रहण करेंगे, गुरु की बात को भी और तमाम नाटकों को। बहुत बहुत खूबसूरत बात के साथ में अर्चना जी ने शो का आज समापन करने की कोशिश की है। बहुत सही बात है कि हमें अपने नित्य को नित्य से मांझना ही होगा। अगर हम इसमें अहंकार से भरे रहेंगे तो ना तो जीवन में कुछ सीख पाएंगे और ये ऑडिटोरियम यूं ही खाली पड़े रहेंगे। तो यानी हमें एक बात है, आप सभी गुरुओं से ये सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और इस प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं सभी रंगकर्मियों को मैं कहना चाहता हूँ कि तीनों गुरुओं की बातों को अपने जीवन में उतारें और इस बात को ध्यान दें कि हमें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना है। कोरोना का दंश तो ऑडिटोरियम पहले भी झेल रहे थे, रंगशालाएं हैं पहले ही झेल ही रही थी। हमें उससे मूलभूत समस्या को जानना होगा कि वो थिएटर खाली क्यों पड़े रहते थे, और उसको खाली पड़े रहने के पीछे का जो है उसका जो बताया सरताज नारायण माथुर जी ने बताया, अर्चना जी ने बताया कि कहीं न कहीं गुरु के प्रति जो चरण वंदना की बात कहें, उसके प्रति आदर की जो बात कहें वो कम हो रही थी। तो इसने एक बड़ा समस्या पैदा कर दी थी। लोगों को लगने लग गया था कि हम अपने गुरु से आगे बहुत झटपट पहुंच जाते हैं, सफलताएं और ज्यादा जल्दी मिल जाती है, तो उनको लगता है कि हम ज्यादा आगे निकल गए। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें अपने अंदर उतारनी होगी, अपने अंदर को मांझना होगा, अपने अहंकार को दूर करना ही होगा। तो जब तक संस्कार नहीं सुधरेंगे हम संसार सुधारने की बात सोच भी नहीं सकते। और थिएटर तो ऐसी चीज है जहां पर मैंने शुरू में कहा कि थिएटर तो एक ऐसी जगह है जहां से वाइब्रेशन रिलीज होती है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सामने वाले को मिल जाता है, क्योंकि आपके और थिएटर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती। 40 फीट की दूरी मुश्किल से होती है। 30 से 40 फीट की दूरी के अंदर आप अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को डायरेक्ट डालते हैं। तभी मैंने कहा कि फिल्म देख के आदमी निकलता है तो मनोरंजन की दृष्टि से बाहर निकलता है, जबकि थिएटर से देख कर निकला हुआ आदमी एक हल्ला बोल वाली मुद्रा में होता है, अंदर से कुछ सीख कर जील के साथ में निकलता है। तो इस संवेदनशील जो माध्यम है इसका स्वागत किया जाए, इसका सम्मान किया जाए और इसके मूल तत्व को समझा जाए। और वो मूल तत्व हमने कहीं न कहीं आज इस अहंकार के दौर में अपने संस्कारों को खो दिया है। संस्कारों से रोकना ही हमें पड़ेगा अगर हम थिएटर को बचाना चाहते हैं। तो संस्कारों को
अपनाइए। और जो कुछ भी अच्छा करने से पहले एक अच्छा मार्गदर्शक तो होना ही चाहिए, और उस पर हमें विश्वास उससे भी ज्यादा होना चाहिए। सफलताएं सिक्के के पहलू की तरह हैं, कभी ये तो कभी दूसरा। तो उससे प्रेरित ना हो, प्रेरित इस बात से हूँ कि आपके गुरु आपको क्या कह रहे हैं। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आगे चाहूंगा। अगले शो में हम फिर नए गुणी ज्ञानी जनों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।